हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिम्प्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ये हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ही हम कहते हैं बेटा एसटीडी। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी बोलते हैं। इसी को वीडी भी बोलते हैं, दैट इज वेनेरल डिजीज। वीडी का मतलब होता है वेनेरल डिजीज। एंड इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये तीनों में से आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो आइए समझते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, जिसको हम आरटीआई भी बोलते हैं। आरटीआई आरटीआई से दो चीजें हो सकती हैं, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आरटीआई है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आरटीआई है। तो इसमें थोड़ा स्पेसिफिक आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या है। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलती हैं। ठीक है। दो लोगों के बीच में जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसके दौरान जो बीमारियां फैलती हैं, इसी बीमारी को कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल एक्टिविटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक कपल है और वो आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें अगर पहले से किसी एक को वो बीमारी है, तो जो हेल्दी पर्सन है उसको वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों में से किसी एक को वो होनी जरूरी है, तभी दूसरे को होगी। अगर दोनों हेल्दी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज स्प्रेड फ्रॉम अ डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एक बीमार आदमी से हेल्दी पर्सन को ये होती है, किसके थ्रू होती है? अनप्रोटेक्टेड वजाइनल सेक्स, एनल सेक्स, ओरल सेक्स। इन तीनों में से अगर कोई भी एक्टिविटी अनप्रोटेक्टेड तरीके से हो रही है और उसमें किसी एक इंसान, कोई एक कपल में किसी एक को वो बीमारी है, तो वो बीमारी एक जो हेल्दी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको हो जाएगी। तो क्या है? अनप्रोटेक्टेड वजाइनल सेक्स, एनल सेक्स और ओरल सेक्स। तो इट कॉजेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये नाम से तो ऐसा लगता है जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बीमारी होगी, बिल्कुल है, वहीं की बीमारी है। लेकिन ये बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक सीमित रहेगी, एक बार होने के बाद में वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हो सकती है वो। ठीक है। ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है, ये जो बीमारी है, इट कैन ऑकर इन एनी एज ग्रुप। लेकिन सबसे ज्यादा ये होती है 15 से 24 साल के लोगों में, क्योंकि 15 से 24 साल के जो लोग हैं वो ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, नॉलेज कुछ होती नहीं है। ठीक है। और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो 15 से जो 24 साल के लोग हैं वो सबसे ज्यादा इन बीमारियों के शिकार बनते हैं, सबसे ज्यादा वो इन इनकी इन बीमारियों से वो ग्रसित होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो एसटीडी है, ये आजकल हमारे सोसाइटी की जो एक थ्रेट बन चुका है। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा लेवल पे क्यों फैल रहा है, हम पहले वो बात कर लेते हैं। तो पहला रीजन है कि भाई चेंजिंग पैटर्न इन सेक्सुअल बिहेवियर। चेंजिंग पैटर्न इन सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जो लोगों का ओरिएंटेशन है, ठीक है, वो नेचुरल नेचर से हट चुका है। ठीक है। नेचर क्या बोलता है कि नेचर जो है उसका ये कहना है कि भाई सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो मेल और फीमेल के बीच में होनी चाहिए, और वो भी तरीके से होनी चाहिए, नेचुरल नेचुरल जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अननेचुरल चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, और अनएथिकल तरीके से कोई चीजें करता है, तो दैट कॉजेस आरटीआईज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो चेंजिंग पैटर्न इन सेक्सुअल बिहेवियर। तो अब दिस एनल सेक्स इज अननेचुरल, ओरल सेक्स इज अननेचुरल, तो ये अननेचुरल है, तो वजाइनल सेक्स इज नेचुरल। तो जब इंसान अननेचुरल तरीके से एक्टिविटी करेगा, ओके, और उसमें भी बिहेवियरल प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे कि भाई मेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये जो दिस इज चेंजिंग इन सेक्सुअल बिहेवियर, जो नेचर जो है वो मेल फीमेल के को अलाउ करता है। लेकिन अगर इसको अनएथिकल या एंटी सोशल तरीके से अगर इन चीजों में इन्वॉल्व हुआ जाएगा, तो इट कॉजेज सीवियर टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। लेकिन कंडीशन वही है कि दोनों में से किसी एक को ये बीमारी होगी तो वो दूसरे को होगी। ठीक है। दूसरा क्या कारण है?
इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन पैथोजन टू एंटीबायोटिक्स। पैथोजन टू एंटीबायोटिक्स, तो पैथोजन टू एंटीबायोटिक्स मतलब क्या, कि जो एंटीबायोटिक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इन बीमारियों के लिए, ठीक है, तो ये बॉडी जो है उसके लिए रेजिस्टेंट हो रही है, और पैथोजन जो है वो भी उसके लिए रेजिस्टेंट हो रहे हैं, और बॉडी उसके लिए जो है उसका जो वर्किंग कैपेसिटी थी वो कम हो रही है बॉडी के अंदर, और जो पैथोजेंस थे वो क्या हो गए, उसके लिए रेजिस्टेंट हो गए, मतलब वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया था वो इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो जब एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा तो वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। तो ये भी एक कारण है कि ये बहुत ज्यादा फैलने के जो रीजंस है वो ये भी है। दूसरा, तो जो एसटीडी होती है उनको क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ बीमारियां जो है वो कंप्लीटली क्योरेबल हैं, कुछ जो है वो इनक्योरेबल है, जिनका कोई इलाज नहीं है। अगर वो बीमारियां हो गई तो फिर उससे भुगतना और फिर डेथ का इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता दूसरा। हम आगे देखेंगे वो कौन सी बीमारियां हैं। तो एसटीडी से सिर्फ प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर इंसान अपने आप को बचा सकता है तो वही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। बीमारी होने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट ढूंढें फिर उसको करें तो वो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या हो सकता है उसको काफी नुकसान कर दे बॉडी को। तो जो प्रिवेंशन है वही सबसे बड़ा क्योर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इन एसटीडीज को जनरली हम साइलेंट इन्फेक्शन भी कहते हैं। एसटीडीज आर ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट इन्फेक्शन। इसका जो कारण है वो ये है कि इनके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत लेट आते हैं और बहुत जनरल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही जनरल सिम्टम्स होते हैं और बहुत लेट आते हैं, जिससे पता नहीं लग पाता है कि भाई किस इंसान को वो बीमारी है। अगर मान लीजिए एक इंसान है उसको एसटीडी हो गई है, उसको खुद को ही नहीं पता है कि उसको एसटीडी है, अब उससे वो एसटीडी जो है उसके जो सेक्सुअल पार्टनर जो भी होगा उसको वो फैल जाएगी, और जब तक उसको पता लगेगा तब तक वो उसको भी हो चुकी होगी। इसीलिए इसको साइलेंट इन्फेक्शन कहा जाता है। साइलेंट इन्फेक्शन इन्फेक्शन का मतलब ये है कि उसमें एकदम से समझ में नहीं आता है, जिस इंसान को बीमारी होती है उसको खुद को भी नहीं पता होता है कि वो बीमार है, उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई है, क्योंकि उसके सिम्टम्स एक तो लेट अपीयर होते हैं और बहुत ही जनरल सिम्टम्स होते हैं शुरुआत में, बाद में फिर वो समझ में आता है कि ये तो बहुत खतरनाक हो गया। अब वो जनरल सिम्टम्स क्या है? इचिंग। अब इचिंग तो वैसे भी हो सकती है। फ्लूइड डिस्चार्ज, ये भी फीमेल्स में तो ये नॉर्मल होता है। पेन, स्वेलिंग, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनरल सिम्टम्स है, जो नॉर्मली भी हो सकते हैं किसी कंडीशन की वजह से इन जेनाइटल रीजन। तो जेनाइटल रीजन में अगर ये सारे प्रॉब्लम होंगे तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ज्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सेम होते हैं या कॉमन होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो शुरुआत में। फिर बाद में पता लगता है यार ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, इसको इसको तो काफी टाइम हो गया, ठीक हो जाना चाहिए था नेचुरल, और वो नहीं हो रहा है। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है यार ये तो ये बीमारी है, ये तो वो बीमारी है। और तब तक क्या होता है कि उसके पार्टनर को भी वो हो चुकी होती है, उसको तो है ही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? साइलेंट इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ओके। इसी को इंटरनेशनल डिजीज भी कहते हैं। एसटीडीज को क्या कहते हैं? एसटीडीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डिजीज। एसटीडीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डिजीज, क्योंकि ये कैसे होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। तो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये बीमारी फैल जाती है। इसको एक टाइम पे ट्रक ड्राइवर्स की बीमारी भी कहा जाता था, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स में ये बहुत होती थी ज्यादा। ठीक है। दूसरा, मतलब कोई किसी से भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये किसी को भी किसी भी प्रोफेशन में किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। इसमें जो है सबसे खतरनाक जो है वो एचआईवी इन्फेक्शन सबसे खतरनाक होता है। एचआईवी का जो है वो सबसे खतरनाक होता है। अब इस एचआईवी को हम पढ़ेंगे डिटेल में, हमारा एक अलग चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पढ़ेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एसटीडी लीड्स टू नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं? एक तो पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग होता है, और अबॉर्शन हो सकता है। मान लीजिए फीमेल है, उसको एसटीडी हो गई तो उस एसटीडी की वजह से उसका अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, स्टिल बर्थ हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है फिलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन। जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ना हो करके फिलोपियन ट्यूब में हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ इंप्लांट होता है? यूट्रस में होता है। दैट इज नेचुरल और दैट इज नॉर्मल।
लेकिन वो एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर के वो फिलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा, और इसी कंडीशन को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी, एसटीडी की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, फीमेल में, मेल में, किसी में भी, दैट कॉजेज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इवन कैंसर एट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कैंसर भी हो सकता है बेटा। अगर मान लीजिए इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अगर टाइम रहते ठीक नहीं किया गया तो वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। क्या ऐसी टेक्निक है जिससे, हाउ टू प्रिवेंट एसटीडी। तो सबसे पहला जो है दैट इज अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, दैट प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पर्सन इज ऑप्टिंग पेड सेक्स, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन। तो जब इंसान सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए पे करता है किसी को, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन। वो बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, या एसटीडी का आप कह सकते हो। ओके, क्योंकि जब एक पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होगा तो किसी ना किसी को कोई ना कोई तो बीमारी होगी ही होगी। ठीक है, तो फिर वो फैलने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सबसे खतरनाक चीज क्या है, प्रोस्टिट्यूशन। सबसे खतरनाक चीज क्या है, प्रोस्टिट्यूशन। दूसरा, होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एसटीडी के फैलने का। अगर इसको ना किया जाए, मतलब इसको अवॉइड करना है हमको, प्रोस्टिट्यूशन को अवॉइड करना है, होमोसेक्सुअलिटी को अवॉइड करना है। अब होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, अगर एक मेल के साथ सेक्सुअली इंडल्ज होता है, दैट इज कॉल्ड होमोसेक्सुअलिटी। मतलब सेक्स विद सेम सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी विद इन सेम जेंडर, सेक्सुअल एक्टिविटी विद इन सेम जेंडर, फीमेल फीमेल के साथ। तो एक फीमेल फीमेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होती है, या एक मेल मेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होता है, इसी को कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। दैट इज ऑल्सो, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मल्टी पार्टनर क्वाइटस, बहुत सारे पार्टनर के साथ। अब को होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि किसी एक मेल या फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है वो, तो उसके बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर होते हैं। मान लीजिए एक मेल है, उसके 3 सेक्सुअल पार्टनर है। ठीक है, तो 3 फीमेल के साथ में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो इससे क्या होगा कि इनमें से किसी एक को भी अगर वो बीमारी हुई तो ये चारों में फैल जाएगी। ठीक है, तो मल्टी पार्टनर क्वाइटस जो है ये नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट टू योर पार्टनर। जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ ऑनेस्ट रहो। ठीक है, मल्टी पार्टनर, जो मल्टीपल पार्टनर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत गलत है, ये समाज के लिए भी गलत है और सेहत के लिए तो है ही है गलत। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी इज वेरी बैड, मतलब दैट इज सोशली ऑल्सो एंड फॉर हेल्थ ऑल्सो, एंड प्रोस्टिट्यूशन तो है ही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सब चीजें नहीं करनी है। दूसरा, यूज ऑफ कॉन्डम्स। कॉन्डम्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम काफी हद तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। क्योंकि वो एक तरीके से, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे, कॉन्डम एक अकेला एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्रेगनेंसी, मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ साथ एसटीडी से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन उसका सेफ्टी मेजर कितना है, 80% बस। ओके, तो कॉन्डम इस्तेमाल करने से हम प्रोटेक्ट, हम बच सकते हैं किससे, एसटीडी से, लेकिन वो 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, ओनली 80% है उसमें। उसके बाद अगर मान लीजिए कभी किसी को कोई डाउट होता है किसी भी चीज से लेकर के, तो प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, अपनी शंका का या अपने शक का जो है निवारण करिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है। खुद से डॉक्टर बनने की गलती ना करें। ठीक है, और अगर बॉडी में कहीं पे कुछ भी सिम्टम है और उसको अवॉइड करने की भी गलती ना करें, क्योंकि हर बीमारी पहले छोटी ही होती है, बाद में वो कैंसर में डेवलप होती है। तो जब भी बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप जाइए डॉक्टर से मिलिए, उनको सारी चीजें क्लियर कट बताइए, और अगर सही समय रहते सही इलाज किया जाए तो कोई भी बीमारी काफी हद तक हम उसको कवर कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं कौन सी जो एसटीडी हैं वो क्यूरेबल हैं, कौन सी इनक्यूरेबल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए क्वेश्चन है ये। और कौन सी है बेटा क्यूरेबल, पहले हम वो एसटीडी देखेंगे जो पूरे तरीके, जो ठीक हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। जैसे सिफिलिस है। ठीक है, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमिडिया, ट्राइकोमोनियासिस, ये ऊपर बीमारी का नाम है, नीचे उसके बैक्टीरिया का नाम है, या ये कह लो कि पॉजिटिव एजेंट का नाम है। तो जो सिफिलिस है वो क्यूरेबल है, गोनोरिया इज क्यूरेबल, क्लेमिडिया इज क्यूरेबल, ट्राइकोमोनियासिस इज क्यूरेबल।
अब आते हैं इनक्यूरेबल, जो बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, एक बार हो गई तो उसमें मरेगा इंसान। ठीक है, आगे पीछे टाइम हो सकता है, कोई 1-2 साल बाद मरेगा कोई, वो उसकी डिपेंडिंग अपॉन इट्स इम्यूनिटी। तो कौन सी इनक्यूरेबल डिजीज? हेपेटाइटिस बी इनक्यूरेबल है। जेनिटल हर्पस इनक्यूरेबल है। जेनिटल वार्ड्स इनक्यूरेबल है। एड्स एचआईवी इनक्यूरेबल है। तो ये 4 बीमारियां जो है ये इनक्यूरेबल है, और ये सारी ही वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। नोट करने की बात यह है कि ये भी वायरस 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 वायरस, सारी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। दे आर इनक्यूरेबल एसटीडी। और ये ज्यादातर ये क्या है, ये सब बैक्टीरिया वाली हैं, ये सब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वाली जो एसटीडी होती है वो जो है वो ठीक हो जाती हैं। और जो वायरस वाली एसटीडी हैं वो ज्यादातर कैसी हैं, इनक्यूरेबल हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लिस्ट ऑफ एसटीडी। एसटीडी का लिस्ट देखते हैं और फिर उनके पैथोजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर सकते हैं तो कम से कम बीमारी का नाम और उसका कॉजेटिव एजेंट जरूर याद करिए, ट्रीटमेंट नहीं भी याद किया तो भी चलता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो पहले हम आते हैं वो एसटीडी जो बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया से होने वाली पहली एसटीडी का नाम है क्लेमिडियासिस। क्लेमिडियासिस, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। अब ये सारे बैक्टीरिया हैं बेटा, ये जो तीनों हैं ये बैक्टीरिया हैं। गोनोरिया, गोनोरिया को ही क्लैप भी कहते हैं, निसीरिया गोनोरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, निसीरिया गोनोरिया। सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ओके, तो ये तीनों बीमारियां किससे होती हैं, बैक्टीरियल एसटीडी हैं, ये बैक्टीरियल एसटीडी। अब आप देख सकते हैं क्लेमिडियासिस के लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफेम्पिमेसिन का, रेफेम्पेसिन। ठीक है, उसके बाद गोनोरिया, गोनोरिया के लिए हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन है। सिफिलिस के बाद टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन है। तो ये एंटीबायोटिक यहाँ लिखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट या प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड से ही लेना चाहिए। अपनी मर्जी से लेंगे तो इससे किडनी लिवर पे बहुत भयंकर इफेक्ट होता है और किडनी लिवर फेल भी हो सकता है। तो कोई भी दवाई को आप मजाक में ना लें और उसको डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लें। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं वायरस से होने वाली हमारी एसटीडी क्या कौन कौन सी है, वायरल वायरल एसटीडी। तो वायरल एसटीडी में हमारे पास है हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी होती है हेपेटाइटिस बी वायरस से, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। उसके बाद जेनिटल हर्पस, टाइप 2 हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, टाइप 2 हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, इससे जेनिटल हर्पस होता है। जेनिटल वार्ड्स होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या होता है, जेनिटल वार्ड्स। एड्स, एड्स किससे होता है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये हो गए, ये हमारे 4 वायरल एसटीडी हो गई, ये उनके पॉजिटिव एजेंट हो गए। अब आगे थोड़ा ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। जेनिटल हर्पस के लिए ए साइक्लोवीर मतलब एंटीवायरल ड्रग हो गई। जेनिटल हर्पस के लिए हमारे पास कॉन्डिलॉक्स है, फ्रीजिंग विद लिक्विड नाइट्रोजन, लेजर सर्जरी ट्रीटमेंट विद अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वार्ड्स हो जाते हैं बॉडी पे, वार्ड्स मतलब मसे जैसे हो जाते हैं, तो उसको हम लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज करके निकाल सकते हैं उस वार्ड को, उस मसे को। ठीक है, कॉन्डिलॉक्स ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लेजर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं वार्ड्स को निकालने के लिए। और अल्फा इंटरफेरॉन भी दे सकते हैं। ठीक है, जो कि इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। फिर एड्स के लिए हमारे पास जाइडोव्यूडिन है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं। हाइमेडीन, जाइडोव्यूडिन, ये क्या है, एड्स के लिए ये ड्रग्स हैं और ये सारी ड्रग्स कैसी हैं, ये दोनों ड्रग और ये क्या है, दीज आर एंटीवायरल ड्रग्स, दीज आर एंटीवायरल ड्रग्स। कोई भी वायरल बीमारी जो है वो पूरे तरीके से ठीक, आज तक कोई मेडिसिन जो है वो वायरल स्पेसिफिक हुई ही नहीं है, वो सब सिम्टोमेटिक होती है। ठीक है, क्योंकि वायरस अपना जो डीएनए है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, जिसकी वजह से वो दवाई के लिए बहुत जल्दी रेजिस्टेंट हो जाता है, या ये कहो कि वो दवाई उस पर ज्यादा काम नहीं कर पाती है सक्सेसफुली। ठीक है, तो वायरल बीमारी 100% जो है वो, अभी कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड का अगर आप ट्रीटमेंट देखेंगे तो उस कॉमन कोल्ड का पूरा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसमें वायरस को मारने वाली कोई दवाई नहीं है। ठीक है, जब कॉमन कोल्ड होता है तो क्या लेंगे, कॉमन कोल्ड में क्या होगा, एक एंटी एलर्जिक ले लेंगे, एंटीबायोटिक ले लेंगे। ठीक है, एंटी एलर्जिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। बुखार है तो उसके लिए एक पैरासीटामोल ले लेंगे या कोई एंटीपायरेटिक ड्रग ले लेंगे, मतलब दो उसका स्पेसिफिक है पूरा। चलिए आगे देखते हैं, फंगस से होने वाली कौन सी बीमारी है हमारे पास, कौन फंगस से होने वाली कौन सी एसटीडी है। तो फंगस से होने वाली जो एसटीडी है उसका नाम है वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन। वेजाइनल ईस्ट इज ए टाइप ऑफ फंगस। ईस्ट क्या है, फंगस का ही टाइप होता है, एक यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस।
तो वजाइना में ईस्ट का इन्फेक्शन होता है, जो कि कैंडिडा एल्बिकन नाम के ईस्ट की वजह से होता है, कैंडिडा एल्बिकन्स। ठीक है, इसके लिए हम निस्टैटिन, क्लोट्रिमेजोल, माइकोनेजोल, एंटी फंगल ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एंटी फंगल ड्रग। ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में हमारे पास ट्राइकोमोनियासिस, 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 ट्राइकोसोमोनियासिस। अब ये ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस नाम के प्रोटोजोआ से ये बीमारी होती है, ट्राइकोमोनियासिस। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसमें हम आर्सेनिक और आयोडीन ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक में हम ओरामाइसिन, टेरामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है ये एंटी प्रोटोजोअल ड्रग होती है। मेट्रोनिडाजोल इज अ एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। फिर है आर्थ्रोपोड, दैट इज प्यूबिक लाइस, प्यूबिक लाइस, प्यूबिक लाइस दैट इज फिथेरिस प्यूबिस, फिथेरिस प्यूबिस नाम की जो लाइस है उसकी वजह से बीमारी होती है प्यूबिक लाइस। इसके लिए हम एंटी लाइस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वॉशिंग, एंटी लाइस, एंटी लाइस शैम्पू। ठीक है। तो बेटा ये लिस्ट थी हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। तो इसमें से कम आप डिजीज का नाम, उसकी कैटेगरी और उसका पैथोजन का नाम जरूर याद कर लीजिए। अगर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। और ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई, मैं इस बात को प्रमोट कर रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी से दवाई लें। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा टॉपिक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की सोसाइटी के को मद्देनजर रखते हुए। और हर इंसान को इन बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सके, सेफ रख सके। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।